अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देते हैं हमारा जो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। कौन सा पदार्थ को आपको बताना है कि जिसके लिए लेंस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जल है, कांच है या फिर मिट्टी, प्लास्टिक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि जल, कांच और प्लास्टिक तीनों का उपयोग जो होता है लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा मिट्टी जो है, मिट्टी का उपयोग लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पदार्थ जो होता है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, वो आपका मिट्टी होता है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न को बता देते हैं। तो आइए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं या फिर आपतन कोण या फिर परावर्तन कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि निर्गत कोण किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को बता देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा नंबर प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, यानी कि किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो होता है वो आपका I/sin r के फॉर्म में रहेगा, तभी वो होगा आपका अपवर्तनांक। आपको बता दें कि किसी भी मीडियम में अगर अपवर्तनांक का मान रहता है तो sin I/sin r होता है। तो इसमें आपको भी 4 ऑप्शन देखने को मिले। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है sin I/sin r, ऑप्शन बी में sin I बराबर sin r, और ऑप्शन सी में देखने पा रहे हैं कि sin I गुना sin r है। ऑप्शन में क्या है कि सभी उत्तर सही है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि sin I/sin r जो होता है किसी भी अपवर्तनांक का मान होता है किसी भी माध्यम में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को बता देते हैं। उदाहरण प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग में हर बार पूछे भी जा सकते हैं, तो जरा किसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी कि आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो कोई भी सामान्य दृष्टि होता है, कोई एडल्ट आदमी है तो उसके लिए उसके आँख में 25 सेंटीमीटर की दूरी होता है, यानी कि इसमें इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को बता देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। आपको बता दें कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, अर्थात जिस व्यक्ति के आंख में दूरदृष्टि होता है तो उसके आंख क्या कौन सा वस्तु को साफ साफ देख सकती है। तो चलिए मैं आपको सभी ऑप्शंस को बता देते हैं। तो ऑप्शन ए है कि दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन सी है बड़ी वस्तुओं को, या फिर ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जिस व्यक्ति के आंख में दूरदृष्टि दोष होता है तो वो आपका दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, ना कि आपको निकट की वस्तुओं को। तो आपको ध्यान, जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित रहता है तो उसके आंख में दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो 6 नंबर प्रश्न है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश को स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है या फिर विचलन अधिक होता है। तो आपको बता दें कि जब श्वेत प्रकाश को कांच प्रिज्म के द्वारा गुजारा जाता है तो उसमें आपको 7 रंग प्राप्त होता है। ठीक है, वेब की ओर, जिसको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो हो गया, फिर ऑरेंज, फिर रेड हो गया। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रंग है, कौन सा कलर है जिसका स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव होता है। तो आपको बता दें कि बैंगनी रंग का जो झुकाव होता है सबसे अधिक होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रंग का विचलन होता है, अर्थात झुकाव जो होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। इनके अलावे लाल रंग झुकाव होता है सबसे कम होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है उपकरण है जिसमें आपका धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, यहाँ पे ऋण होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ऋण। तो कौन सा उपकरण जो होता है जिसमें आपका धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है कि एम्पियर में या फिर वोल्ट मीटर में या फिर कुंडली में या फिर विद्युत सेल में। आपको बता दें कि ये कुंडली जो होता है इसमें आपका प्लस और नेगेटिव का चिन्ह नहीं रहता। इनके अलावा आपका एम्पियर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, विद्युत सेल हो गया, तीनों में आपका क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को देखा जाता है, लेकिन कुंडली में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं।
कि 10 एम्पियर और 20 एम्पियर के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, यानी कि जब हम 10 ओम और 20 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन आप कैसे सोल्व कीजिएगा, जब भी आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने बोलेगा तो आप जो इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि R1 प्लस R2 का फॉर्मूला लगा देंगे। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसको R1 प्लस R2 करके इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे R1 का राइट आंसर की बात कहा जाए तो आपका 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो नंबर प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कार्य बताना है, अर्थात W यानी कि वर्क बताना है कि जब 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाते हैं तो उसका वर्क क्या होगा। तो अब इस तरह का प्रश्न आप क्या कीजिएगा कि जब W का मान अर्थात कार्य निकालिएगा कि 12 को जब डायरेक्टली 2 से गुना करते हैं तो आपका 12 दूना 24 आ जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न इस तरह आप सॉल्व कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 जूल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स विद्युत फ्यूज काम करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज जो कार्य करता है वो किस पे करता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कि धारा के उसमें प्रभाव, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव, और ऑप्शन सी में है कि धारा के रासायनिक प्रभाव, और ऑप्शन डी में कि किसी पर भी नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि विद्युत फ्यूज का जो कार्य होता है वो आपका धारा के उसी में प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर ए। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से आप लोग नोट्स करते जाइए और अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को याद करते हुए जाइए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स आप जैसा कि देखने पा रहे कि आपका 11 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे। तो आपको एक बार प्रश्न फिर से आपको एक बार समझा देते हैं। यदि किसी नरम लोहा को जब क्या करेंगे धारावाही कुंडली के गर्भ में रखेंगे तो उसमें क्या बनेगा, सामान्य चुंबक बनेगा, विद्युत चुंबक, या फिर कोई चुंबक नहीं बनेगा, या फिर बनने वाला चुंबक रेखीय प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 11 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत चुंबक बनेगा। जब भी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रखेंगे तो क्या बनेगा, विद्युत चुंबक बनेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 12 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे 1 kWh यानी कि 1 किलो वाट आवर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि 1 kWh बराबर क्या होता है। तो 1 kWh बराबर क्या होता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि 1 kWh बराबर जो होता है वो आपका 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, यानी कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है आपका 1 kWh, तुल्य होता है यानी कि बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारे जो नेक्स्ट प्रश्न देखने पा रहे हैं कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होए, यानी कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। जब भी नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी होता है। आपको बता दें कि सिलिकॉन या फिर क्रोमियम या फिर आपका यूरेनियम या फिर एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि नाभिक की ऊर्जा जब भी प्राप्त करती है तो इसके लिए आपका यूरेनियम की आवश्यकता होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, यानी कि जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल का विद्युत अपघटन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयनों का अनुपात होगा। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसका रेशियो आपको बताना है कि जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल का अपघटन होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयनों का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो कौन सा रेशियो के अनुपात में रहता है आयन। तो आपको बता दें कि 2:1 के अनुपात में आपका रहेगा। तो यहाँ पे देखने पा रहे कि जल यानी कि H2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 अनुपात हो गया और ऑक्सीजन का आपका हो गया 1 रेशियो, यानी कि 2:1 के अनुपात में रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 15 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भोजन का पचना होता है तथा पकाना होता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो चलिए मैं आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए में था अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, फिर उपचयन अभिक्रिया, फिर विघटन अभिक्रिया। जब भोजन का पचना यानी कि जब भोजन पचता है तो वो किस रिएक्शन को अकॉर्डिंग जो पचता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स उपचयन अभिक्रिया के अकॉर्डिंग अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपचयन अभिक्रिया के द्वारा ही भोजन का पचना तथा पकाना होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 16वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O टेंस टू Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी। जब रासायनिक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है कि फेरम है, उसके बाद जल है, जब इसको आप रिएक्शंस कीजिएगा तो आपका आता है Fe3O4 प्लस H2 को जब संतुलित करते हैं तो जल में अणुओं की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसको संतुलित करके दिखा देते हैं। यहाँ पे Fe है, Fe प्लस H2O है, ठीक है। Fe प्लस H2O को जब संतुलित कीजिएगा तो आपका क्या आएगा Fe3O4 प्लस H2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे भी Fe है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है ना। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 ऑक्सीजन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 4 लगा देते हैं तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 दूना 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हाइड्रोजन 4 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जल में, तो यहाँ पे क्या होगा कि जल में अणु की संख्या कितना हो जाएगा, 1 होगा या फिर 2 फिर या फिर 4 या फिर 3। तो यहाँ पे हम क्या लगाए 4 लगाए, ठीक है। तो दोस्तों सवालों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 17वां प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह विभोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। और फिर से पढ़ के आपको सुना देते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह विभोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में है ए में कि विद्युत विच्छेदन, ऑप्शन बी में विघटन, और ऑप्शन सी में द्विविस्थापन, और ऑप्शन डी में क्लोरो क्षार प्रक्रिया। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, क्लोरो क्षार प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो 18वां प्रश्न है कि चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है। तो देखिए चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में लगभग में हर बार पूछे C12H22O11। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिए कि चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच अंदर का कार्य करता है, ठीक है। तो हमारा जो शरीर जो है किस पीएच परास के, यानी कि हाइड्रोजन परास के अंदर का कार्य करता है। तो यहाँ पे 0 से 6 या फिर 6 से 9 या फिर 9 से 11 या फिर 7 से 7.8, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 से 7.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा शरीर जो है पीएच यानी कि 7 से लेकर 7.8 के बीच में ही हमारा शरीर के अंदर जो पीएच का कार्य प्रोसेस यानी कि ये पूरा होता है, ठीक है। नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 से लेकर 7.8 के बीच हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है पीएच में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग याद करते जाइए ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। फ्रेंड्स हमारा जो 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए चाकू से किस किस को हम काट सकते हैं, इसमें आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है, लिथियम है, उसके बाद कैल्शियम है, कॉपर या फिर आयरन है। तो देखिए यहाँ पे किसको जो है हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लिथियम को या फिर कैल्शियम को या फिर कॉपर को या फिर आयरन को। तो फ्रेंड्स यानी कि हम लिथियम को जो आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट है जो जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। फ्रेंड्स लिथियम को जो है हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 9वां जो 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन यौगिक आयनिक यौगिक है, ठीक है। यहाँ पे आपको आयनिक यौगिक बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आयनिक यौगिक का उदाहरण है। आपको बता दें कि यहाँ पे आयनिक यौगिक कौन क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए CaCl2, यहाँ ए हो जाएगा आपका आयनिक यौगिक, यानी कि CaCl2 क्या हो जाएगा आपका आयनिक यौगिक हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या है आयन है, एक प्लस आयन है, उसके बाद आपका ऋण आयन है, ठीक है। आपका कैल्शियम हो गया आपका प्लस आयन, उसके बाद क्लोराइड हो गया आपका ऋण आयन। तो यहाँ पे आयनिक यौगिक क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे उपधातु को पहचानना है कि कौन जो है उपधातु है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि Fe, उसके बाद ऑप्शन बी में है Cu, उसके बाद ऑप्शन सी में Ni, उसके बाद ऑप्शन डी में Sb। तो इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो कौन जो होगा उपधातु होगा आपका Sb जो होगा उपधातु हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 23वां प्रश्न है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया जो है इसका संश्लेषण कौन से साइंटिस्ट ने किया था। तो देखिए यहाँ पे भी आपका 4 ऑप्शन है कि ऑप्शन ए में है कि कोल्बो ने,
ऑप्शन बी है ने बोहर ने, उसके बाद ऑप्शन सी में है कि वर्जिलियस ने, तो ऑप्शन डी में इनमें से कौन है। तो देखिए बोहर ने जो है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को बता देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 24वां प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए में मिथेन, ऑप्शन बी में इथेन, ऑप्शन सी में इथीन, उसके बाद ऑप्शन डी में है इथाइन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो आपका इथाइन बनाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बाइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, इथाइन का निर्माण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह का प्रश्न का इसका राइट आंसर की बात कहा जाए, इसमें आपको क्या पहचानना पड़ेगा कि सबसे पहले समावयवी इसमें आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो समावयवी इसमें आपको क्या हो जाएगा, C2H5OH, उसके बाद हो जाएगा आपका CH3OCH3। तो यहाँ पे समावयवी कौन हो जाएगा, C2H5OH और CH3OCH3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात कहा जाए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 26वां प्रश्न है कि वर्ग फर्स्ट के तत्व को क्या कहलाते हैं, यानी कि वर्ग जिसको हम पहला कहते हैं, वर्ग 1 के तत्व को क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है कि संक्रमण तत्व, ऑप्शन बी में क्षार धातु है, ऑप्शन सी में है कि क्षारीय मृदा धातु है, उसके बाद ऑप्शन डी में लेथनाइट्स। तो फ्रेंड्स वर्ग फर्स्ट के तत्व को क्या कहते हैं, तो वर्ग फर्स्ट के तत्व को हम कहते हैं क्षार धातुएं। तो इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 27वां प्रश्न है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। जब पौधा में श्वसन का क्रिया होता है तो उसमें जब एडीपी टूटता है तो उसमें आपका कितना ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। देखने पा रहे कि 30.5 किलो जूल प्रति मूल, यानी कि जो है इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, यानी कि ऊर्जा निकलता है। जब पौधे में श्वसन क्रिया होता है तो उसमें एडीपी जो टूटता है उसमें कितना किलो जूल प्रति मूल ऊर्जा उत्सर्जित होता है, यानी कि निकलता है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में लगभग में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 28वां प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, जल का वहन के लिए या फिर पौधे का भोजन का वहन के लिए, या फिर ऑप्शन सी में कि एमिनो अम्ल का वहन के लिए, या फिर ऑप्शन डी में देखने पा रहे कि ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो होता है वो आपका जल का वहन के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है, जल का वहन के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 29वां प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, इसमें देखिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन ए में है मनुष्य में, ऑप्शन बी में है कॉकरोच में, ऑप्शन सी में है घोड़ा में, ऑप्शन और डी में देखने पा रहे कि ऊँट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है आपका कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे प्रतिवर्त क्रिया क्या होता है, लार आना या फिर रक्तदान या फिर हृदय गति या फिर सभी। तो आपको बता दें कि प्रतिवर्त जो क्रिया होता है वह आपका लार का आना होता है। रक्तदान जब ब्लड को डोनेट करते हैं तो वहाँ पे भी प्रतिवर्त क्रिया आता है। जब हृदय गति करता है तो इसमें भी आपका क्या होता है, प्रतिवर्त क्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी। इस वीडियो को अभी तक आप शेयर नहीं किए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।